Welcome back dear students. Welcome to this another useful tutorial. So students, आज की इस वीडियो में आपके लिए मैं एक न्यू एंडोक्राइन ग्लैंड लेके आया हूँ जो कि है थायराइड ग्लैंड। पिछले वीडियो में हमने एड्रिनल ग्लैंड के बारे में किया था, उसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस था। थायराइड ग्लैंड इस एक से ज़्यादा होता है, इसलिए थायराइड ग्लैंड्स कहते हैं। नॉर्मली इसको थायराइड का नाम दिया जाता है। ये काफ़ी आजकल प्रेडोमिनेंट प्रॉब्लम है, थायराइड बढ़ना, किसी का वेट बढ़ता है, भूख नहीं लगती, ज़्यादा लगती है, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये क्या है, थायराइड है क्या, इसका स्ट्रक्चर, फंक्शन और रीज़न है, सारा आपको करवाऊँगा। जो आपका थायराइड से जो वर्ड आपका थायराइड है वो थायरो से लिया हुआ है। इसका मीनिंग होता है शील्ड एंड ईडोस, एक ईडोस वर्ड से बना है, डेट इज द शेप्ड। शील्ड होता है प्रोटेक्ट करना। इसका अगर इटमोलॉजी निकालें तो ये शील्ड करती है, अराउंड आती है। तो एनसीईआरटी का ट्यूटोरियल मैंने दिखाया था आपको, एनसीईआरटी का मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, उससे आपको ये टर्म क्लियर हो जाएगी। ये है आपकी थायराइड ग्लैंड। ये आपका वोकल कॉर्ड्स हैं, ये वोकल कॉर्ड जो आपका साउंड बॉक्स है, इसको हम लेरिंग्स कहते हैं। लेरिंग्स को शील्ड करती है पूरी तरह से उसके बिहाइंड, तो इसलिए इसका नाम बना है थायराइड। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा स्ट्रक्चर। सो नेक्स्ट इसमें इट इज़ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में बताऊँ, इट इज़ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। सबसे बड़ा जो एंडोक्राइन ग्लैंड है डेट इज़ द थायराइड। और सबसे बड़ा ग्लैंड बॉडी में है आपका लीवर, ये आपको पता होगा। सेकेंडली आगे इसकी अगर हम डायमेंशन की बात करें, सो ये एक लार्जेस्ट ग्लैंड है। इसका 5/3 सेंटीमीटर एंड 25 ग्राम वेट, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 3 सेंटीमीटर वाइड है, 25 ग्राम जो इसका वेट है। और ये वेंट्रल साइड के ऊपर होती है, ऑन द अपर पार्ट ऑफ द ट्रैकिया इन द नेक। ट्रैकिया के ऊपर नेक के साथ होती है, वेंट्रल साइड में। तो इट इज़ लार्जर इन फीमेल। फीमेल में इसका जो साइज़ है ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द मेल। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा टॉपिक। नेक्स्ट इसकी इनलार्जमेंट होती है। बेसिकली जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसके थायराइड की प्रॉब्लम आ जाती है। थायराइड उसका इनलार्ज हो जाता है, थोड़ा फूल जाता है, क्योंकि जो बच्चा अंदर बन रहा है, जो फीटस डेवलप हो रहा है, उसको जो हार्मोन्स ज़्यादा बनने हैं या कम बनने हैं, क्योंकि जो सारा मेटाबॉलिज्म का हार्मोन है उसको कंट्रोल करता है। और ये थायराइड ग्लैंड इनलार्ज होती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड मैंचुरेशन। जब उसको पीरियड्स आते हैं, जब वो प्रेग्नेंट होती है, उस टाइम जो आपकी थायराइड ग्लैंड है फीमेल में वो इनलार्ज कर जाती है। एंड नेक्स्ट जो पॉलीब्रीडर्स होते हैं, एक तो मैच्योरेशन इन द पॉलीब्रीडर्स, ह्यूमन जो है पॉलीब्रीडर में आता है। जो थायराइड ग्लैंड जो है यूनिफॉर्म साइज़ है, बाय जो सीजनल ब्रीडर है उसमें इसका जो साइज़ है चेंज होता है। यानी जो थायराइड ग्लैंड का जो साइज़ है, जो पॉली ब्रीडर है, पॉली ब्रीडर होता है जो साल में कई बार ब्रीड कर सकते हैं, उसमें इसका साइज़ यूनिफॉर्म रहता है। एंड जो सीजनल ब्रीडर है, साल में एक बार ही या 2 बार ही करेंगे रिप्रोडक्शन, उसके साइज़ इसका वेरिएबल होता है। ये इसके साइज़ के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट है इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बारे में क्या इसमें ख़ास है, क्या इसके रोल्स प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ ब्राउनिश रेड, रेड ब्राउन कलर का ग्लैंड है। एंड 2 लोब हैं इसकी, 2 लोब्स, एंड दे आर इंटरकनेक्टेड। इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं बाय ट्रांसवर्स ग्लैंडुलर बैंड डेट इज़ कॉल्ड इस्थमस। एक ग्लैंडुलर बैंड हो जाता है जो इसको जोड़ता है, उसको इस्थमस कहते हैं।
और एक छोटा मास होता है टिश्यू का, स्मॉल मास थायराइड टिश्यू का, जो लाई करता है साइड ऑफ द मेन थायराइड। इट इज़ कॉल्ड एक्सेसरी थायराइड लॉब्स। यानी थायराइड है उसके साथ बाहर में लॉब्स निकली होती है, उसको एक्सेसरी लॉब्स कहते हैं। सो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। एंड it develop as a down growth from the floor of the pharynx what later loses the connection with the pharynx। यानी इसकी जो ग्रोथ है, एम्ब्रियोलॉजी है, वो फेरिंग्स से स्टार्ट होती है। एम्ब्रियो लाइफ में जो फेरिंग्स से स्टार्ट होता है, फिर फेरिंग्स से ही डिटैच हो जाता है, इंडिपेंडेंटली ग्रो करता है। और जो होमोजीनियस है या होमोलोगस है विद एंडोस्टाइल। एंडोस्टाइल जो है आपका लोअर कॉर्डेट्स में, जैसे हार्डमेनिया में, ब्रांकिस्टोमा में अपना एंडोस्टाइल पड़ा था, उसमें वो सेम ही रोल है जो इस ग्लैंड का है। दिस इज़ द होमोलोगस। आगे इसका जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, इसकी हिस्टोलॉजी, इसका टिश्यू लेवल देखें तो इसमें क्या ख़ास है। इसमें 3 मिलियन स्मॉल जो ओवल राउंडेड थायराइड फॉलिकल्स होते हैं। तो इसमें क्या है, फॉलिकल्स जो कि हैं थायराइड फॉलिकल्स। थायराइड से ये थायराइड फॉलिकल बन गए, जैसे ओवरी में होते हैं ओवेरियन फॉलिकल, इसमें होते हैं 3 मिलियन एंड दे आर ओवल एंड कनेक्टेड होते हैं इन द कनेक्टिव टिश्यू। वाइट फाइब्रस कैप्सूल होता है आउटसाइड में। जो हर एक फॉलिकल होता है उसमें उसका जो डायामीटर है 150 से 300 माइक्रोमीटर होगा, डायामीटर उसका फॉलिकल का। एंड वो क्यूबाइडल ग्लैंडुलर फॉलिकुलर एपिथेलियल है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो लेयर है उसकी बनी होती है। ऑफ एसिनल सेल, इसमें होते हैं एसिनल सेल्स जो कि स्क्रीशन करते हैं। रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ जुड़े होते हैं। एंड इसमें एक जेलेटिनस ग्लाइकोप्रोटीनिशियस मटेरियल होता है जिसको हम कोलाइड कहते हैं, विच इनएक्टिवेट आयोडोनेटेड थायरोग्लोबुलिन, जो कि क्या है, इनएक्टिव आयोडोनेटेड थायरोग्लोबुलिन। इसमें कोलाइडेड होता है, कोलाइड होता है प्रोटीन्स जो एक्चुअल में क्या है, इनएक्टिव थायरोग्लोबिन। जो थायरोग्लोबिन प्रोटीन है उससे थायराइड हार्मोन बनता है जो उसकी प्रिकर्सर प्रोटीन है, और वो आयोडोनेटेड है, वो इनएक्टिवेटेड है। तो ये कोलाइडल जो है एक्चुअली में क्या होता है, आयोडोनेटेड थायरोग्लोबुलिन। एंड जो थायरोग्लोबुलिन होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी ज़्यादा होता है, 6.7 लाख इसका डाल्टन मॉलिक्यूलर वेट है, जो आपकी थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन है। जो थायराइड ग्लैंड है, इट इज़ द ओनली ग्लैंड जो कि स्टोर करती है इट्स एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ए लार्ज क्वांटिटी। बाकी कोई भी ऐसा ग्लैंड नहीं है जो अपने प्रोडक्ट्स को स्टोर करके रखे। जो स्टोर करती है फिर बाद में एक्सक्रीट करती है। एंड जो एसिनल सेल हैं वो कलमनर हो जाते हैं और उसमें माइक्रोबिलाइज बन जाते हैं, जो कि स्टिमुलेटेड होते हैं बाय TSH हार्मोन, जो कि थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन है, जो कि इंटीरियर पिट्यूटरी से एक्सक्रीट होता है। ठीक है, जो स्कैटर्ड इन द कनेक्टिव टिश्यू एंड बिटवीन द थायराइड फॉलिकल, कुछ इसमें सेल्स होते हैं फॉलिकल्स के बीच, उसको पैरा फॉलिकल सेल या सी सेल भी कहते हैं। यानी फॉलिकल्स के बीच पैरा फॉलिकल सेल होते हैं या सी सेल्स। ये कैल्सीटोनिन हार्मोन स्क्रीट करते हैं। तो चलिए अभी जो मैंने आपको लिख के बताया इसका अभी स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूँ, आपकी अच्छी से अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी इससे। तो ये देखिए, दिस इज़ द थायराइड ओवरव्यू। ये एपिग्लॉटिस है, हाइड बोन है, ये फेरिंग्स का एरिया है, और ये थायराइड कार्टिलेज है जिससे थायराइड जुड़ा है। जो वेंट्रल पोजीशन से दिखाया है, थायराइड के पीछे 4 लोब्स होती हैं पैराथायराइड ग्लैंड की। तो ये एक्चुअल में थायराइड ग्लैंड है जो बड़ा आपको नज़र आ रहा है। तो इसमें जो सेंटर में ये कनेक्टिव बना हुआ है इसको इस्टमस कहेंगे, ये भी ग्लैंडुलर पार्ट है। इसके साइड में जो लोब्स बनती हैं, ये लोब्स बन रही हैं साइड में, यहाँ भी लोब्स बनी है, इसको एक्सेसरी लोब्स कहते हैं, जो मैंने भी आपको बताया था।
और ये इसका TS काट के बताया हुआ है थायराइड ग्लैंड का। इसमें कनेक्टिव टिश्यू है, ये आपका पैराफोलिकल सेल्स है, ये फॉलिकल्स हैं। कलर क्लियर है स्टूडेंट्स आपको? इसके एसिडल सेल्स हैं फॉलिकल्स के, और ये एपिथेलियल के बने हुए हैं। और ये सारी इसके अंदर ही सारा थायराइड ग्लैंड का हार्मोन जो थायराइड T3 T4 बनता है, स्टोर रहता है, फिर अकॉर्डिंग टू द डिमांड ये बाहर निकलता है। उम्मीद करता हूँ इतना समझ आ गया होगा आपको टॉपिक। आई होप आपको समझ आ गया होगा इसका स्ट्रक्चर। आगे हैं हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स ऑफ थायराइड। तो थायराइड ग्लैंड है, उसके हार्मोन्स कैसे हैं, क्या क्या होता है उसमें। इसमें बेसिकली 2 हार्मोन्स होते हैं, जो थायरॉक्सिन है एंड थायरोकैल्सिटोनिन है। थायरॉक्सिन एंड थायरोकैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन जो है वो C सेल जो मैंने अभी बताए हैं वो स्क्रीट करते हैं। जो थायरॉक्सिन होता है बेसिकली T3 एंड T4 होता है। T4 है वो इनएक्टिव फॉर्म होता है। इससे जब एक आयोडीन बाहर निकल जाता है, माइनस हो जाता है, तो ये एक्टिव फॉर्म में बन जाता है, जिसको क्या कहते हैं हम, एक्टिव फॉर्म। आई हो आपको समझ आ गया होगा। एंड जो आपका T4 है उसको हम कहते हैं टेट्राआइडोथायरोनिन। जो आपका T3 है इसको कहेंगे ट्राईआइडो। T4 में 4 आयोडीन है, इसके लिए इसको कहेंगे टेट्राआइडोथायरोनिन। T3 को हम कहेंगे ट्राईआइडोथायरोनिन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। जो आपका T3 है बेसिकली ये 10% रहता है, ज़्यादातर 90% तक आपको T4 मिलेगा। T3 जो है 4 टाइम एक्टिव एज द थायरॉक्सिन। अबाउट 35 माइक्रोग्राम ऑफ थायराइड हार्मोन आर रिलीज पर डे। 35 माइक्रोग्राम जो है T3 रिलीज होता है। एंड जो T4 है ये हार्मोन है, इसका लॉन्ग लेटेंस पीरियड है, ये अपीयर नहीं होता, इसका लेटेंसी जो है ज़्यादा है, लेटेंस पीरियड इसका बड़ा है, ज़्यादा टाइम ये नहीं रहता, 10 ये 12 दिन के अंदर तक ये इनएक्टिव फॉर्म में रह सकता है। जो T3 है वो एक्टिव हार्मोन है, ये 3 या 4 दिन में एक्टिव रहता है, इसका लेटेंट पीरियड कम है। एंड इट हैज़ द लेटेंट पीरियड ओनली 6 to 12 डेज, सॉरी आवर्स, ये आवर्स में इसका होता है। एंड हैज़ अ मैक्सिमम सेलुलर एक्टिविटी विद इन द 2 or 3 डेज, 2 या 3 दिन में ये एक्टिविटीज़ करता है। यानी जो एक्टिव हार्मोन होगा वो T4 नहीं है, T3 है। सेल के अंदर जो जाएगा या सेलुलर लेवल पे एक्शन कौन सा हार्मोन करेगा, T3। T4 इनएक्टिव है, ज़्यादातर रहता है, लेटेंसी ज़्यादा है, ज़्यादा कंसंट्रेशन में रहता है। ये बाद में जो जब एक्टिवेशन होती है, जब उस बॉडी को ज़रूरत है, तो वो T3 T4 में कन्वर्ट हो जाता है। जो थायरॉक्सिन था इसको आइसोलेट किया गया था बाय कोकर ने 1916 में इसको आइसोलेट किया था। एंड इसको सिंथेसिस किया था हैरिंगटन ने एंड बार्गर। द रोल ऑफ द थायरॉक्सिन सिंथेसिस जो है, इसका रोल था वो बाउमान ने बताया था। और इसको क्रिस्टलाइज किया था, थायरॉक्सिन का जो क्रिस्टलाइज किया था वो था कैंडल। काफ़ी इसके साइंटिस्ट इससे एसोसिएटेड हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको इसका हार्मोन जो क्लियर हो गए हैं। बाकी इसका सिंथेसिस है, बनता कैसे है, सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन। इसके जो स्टेप्स फॉलोइंग हैं, फर्स्ट है इसमें आयोडीन ट्रैपिंग। ये स्टेप दिमाग में रखिए पहले, आयोडीन ट्रैपिंग। कन्वर्जन ऑफ आयोडीन आइन टू ऑक्सीडाइज फॉर्म। जो आयोडीन है, आइन ऑक्सीडाइज हो जाएगा I3 फॉर्म में, आयोडीन बन जाएगा। एंड
इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पेरोक्साइडेज, इसमें एंजाइम होता है पेरोक्साइडेज एंड पेरोक्साइड हेल्प करता है इसमें। पेरोक्साइड मैंने आपको करवा दिया। और उसके बाद जो आयोडोनेशन ऑफ द टायरोनिन अमाइनो एसिड, जो आपका टायरोसिन अमाइनो एसिड है, ये इसका प्रिकर्सर है। टायरोसिन अमीनो एसिड जो है उसके साथ आयोडीन बाइंड करेगी, उसको कहेंगे आयोडोनेशन ऑफ टायरोसिन। ये थर्ड स्टेप है। और टायरोसिन जो है ऑफ थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन का होता है, जो कि टायरोनिन की बनी होती है। जो आपकी थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनेली सेल की, वो बनाते हैं थायरोग्लोबुलिन, ठीक है, ऑफ द एसिनल सेल। जो आपके एसिनल सेल है इसके, वो बनाते हैं थायरोग्लोबुलिन। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडोनेज एंजाइम टू फॉर्म द मोनोआयोडोटायरोनिन एंड देन फर्दर आयोडोनेटेड टू डाईआयोडो। यानी पहले जो टायरोसिन है उसके साथ इकट्ठे आयोडीन के दो नहीं जुड़ जाएंगे एटम, पहले एक मॉलिक्यूल जुड़ेगा, वो बनेगा मोनो आयोडो टायरोसिन। फिर जो मोनो आयोडो टायरोसिन है उसके साथ फिर आयोडीन जुड़ेगा, बोलेगा डाई आयोडो टायरोसिन, तो दो में कन्वर्ट हो जाता है। एंड उसके बाद आता है स्टेप नंबर 4। जो आपका स्टेप नंबर 4 है उसमें ऑक्सीडेटिव कपलिंग होती है, ऑक्सीडेटिव कपलिंग रिएक्शंस, कपलिंग चलती है ऑफ डाई आयोडो टायरोसिन मॉलिक्यूल्स की, दो मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं और उससे बन जाता है T4 हार्मोन। जो लास्ट स्टेप है उसमें जो T4 है वो T3 में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम आयोडोटायरोसिन डीआयोडोनेज, आयोडोटायरोसिन डीआयोडोनेज। ये एंजाइम क्या करता है, इससे एक आयोडीन निकाल देगा तो T3 में कन्वर्ट कर देगा, इट विल बी एक्टिव। जो थायराइड हार्मोन है T3 है फॉर एवरी 10 मॉलिक्यूल ऑफ द T4, यानी एक मॉलिक्यूल बनता है T3 का, 10 मॉलिक्यूल बनते हैं T4 के। ये इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन है। एंड कंबाइंड विद द ग्लाइकोप्रोटीन थायरोग्लोबुलिन टू फॉर्म कोलाइड विच स्टोर इन द थायराइड फॉलिकल। तो ये स्टोर्ड होते हैं कोलाइडल फॉर्म में, कोलाइडल थायरोग्लोबुलिन में स्टोर्ड होते हैं T4 की फॉर्म में। जब एक्टिवेशन हो जाती है, जब लोड होती है, फिर ये बाहर आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा इसका सिंथेसिस। अभी सारा जो ये कंसीडरेशन है यहाँ से देख लीजिए इस फ्लो चार्ट से। इसके 5 स्टेप हैं इसके फॉर्मेशन एंड एक्टिवेशंस के। चलिए इसको करते हैं। फर्स्ट ये आपका टायरोसिन अमीनो एसिड है, दिस इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर द टायरोसिन। ये थायरॉक्सिन है, थायरॉक्सिन जो T3 हार्मोन है। इसमें आयोडीन ऐड हो रही है, एक पोजीशन पे जुड़ गई, इट इज़ अ 3 मोनोआयोडो टायरोसिन। फिर 3-5, एक 3 पे जुड़ेगा, एक 5 के जुड़ेगा, जो है 3,5 डाई आयोडो थायरॉक्सिन। उसके बाद टायरोनिन बन गया। उसके बाद क्या हुआ, ये बन गया 2 फॉर्म में, ठीक है, मोनो से 2 बन गया। फिर ये बन गया 3,5-3,5 डैश, 2 मॉलिक्यूल जुड़ गए जी, इसकी अब कपलिंग होगी, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल आ गए ना जी, जो कपलिंग मैंने अभी कब बताया था आपको। ये 2 मॉलिक्यूल कंबाइन बन गए, जब बन गया थायरॉक्सिन। तो ऐसे ये बनता है। और ये आपके जो एसिनल सेल्स हैं जो मैंने बताया था, इसके अंदर जो ऑर्गेनेली है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी है इसकी, वो आपकी थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन बना के देती है। और इसके अंदर ही सारा हार्मोन की प्रोसेस होती है। जो यहाँ इसका ग्लैंडुलर मास है, जो कनेक्टिव टिश्यू है फॉलिकल्स का, इसके अंदर आयोडीन का स्टोरेज होता है। जब आयोडीन बाहर से आ जाती है ब्लड वेसल से, तो ये ब्लड कैपिलरी है जहाँ से आयोडीन आ जाएगी आपकी डाइट से आपने खाई है, फिर इसके अंदर चल के यूटिलाइज हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा टॉपिक। नेक्स्ट इसका आगे आते हैं फंक्शंस। फंक्शंस या रोल। फंक्शंस क्या है ऑफ T3। बेसिकली T3 ही फंक्शन है, T3 या T4,
बट T3 जो ज़्यादा पोटेंट है मोर देन फ्रॉम T4। पहले आता है इन BMR, जो आपका बेसल मेटाबॉलिज्म रेट है उसके लिए क्या रोल है इसका। सो फर्स्ट इसका जो रोल है BMR के ऊपर, ये BMR को रेगुलेट करती है, ATP सिंथेसिस को कंट्रोल करती है, और इससे जो सेल का जो ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल है वो बढ़ जाता है, ऑक्सीडेशन बढ़ जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया की एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है, इससे उससे ATP प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। एंड BMR जो नॉर्मल अडल्ट मैन है उसका है 48 कैलोरी मीटर स्क्वायर इन मैन एंड 1600 कैलोरी किलो कैलोरी पर डे। सो इससे लेके इतना हो जाता है। एंड 37.5 कैलोरी ये है फीमेल का। तो जो 1 mg ऑफ द थायरॉक्सिन है वो 4000 कैलोरी हीट देता है, यानी काफ़ी ज़्यादा ये कैलोरी बढ़ाता है। जो 1 mg T3 है वो 4000 कैलोरी प्रोवाइड करवाएगा। सो हाइपर सिक्रीशन ऑफ जो थायरॉक्सिन है उससे BMR इंक्रीज़ कर जाता है, 60 to 100% BMR जो है इंक्रीज़ कर जाता है इससे, जब T3 की सिक्रीशन बढ़ जाती है। एंड हाइपर सिक्रीशन ऑफ द थायरॉक्सिन इंक्रीज द नंबर एंड साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन मोस्ट ऑफ सेल, इससे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर एंड साइज इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये इसका रोल है ऑन द BMR। सेकंड है इफेक्ट ऑन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है उसके ऊपर क्या इफेक्ट करता है, ये एक्सेलरेट द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, इन्हांस करता है, उसको एक्सेलरेट करता है, और ग्लूकोज अपटेक इनटेक बाय सेल बढ़ा देता है, और इंटेस्टिनल अब्जॉर्प्शन, जो इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन है ग्लूकोज की, वो भी बढ़ा देता है। ऐसा ही रोल इसका लिपिड के लिए है, लिपिड मेटाबॉलिज्म को भी ये फास्ट करेगा, इंक्रीज़ करता है। कंसंट्रेशन ऑफ फैटी एसिड जो है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है इन द T3 नॉर्मल कंडीशन, जब थायराइड ठीक ठाक काम कर रहा है। इफ़ेक्ट ऑन द प्रोटीन, अब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म भी ये बढ़ाएगा। प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ब्रेक डाउन, और उससे अमीनो एसिड जो हैं जनरेट हो जाते हैं बॉडी में। मिनरल मेटाबॉलिज्म, जो खनिज है उसका जो मेटाबॉलिज्म है उसके ऊपर भी ये इफ़ेक्ट करता है। एक्टिवेट करेगा सोडियम पोटाशियम पंप, इसको बढ़ाएगा ये। ATPase एंजाइम जो है इसका, उसकी एक्टिविटी बढ़ा देता है, और इससे सोडियम एंड पोटाशियम की अब्जॉर्प्शन जो है बढ़ जाती है। आल्सो कैल्शियम पंप ओपन कर देता है, कैल्शियम की अपटेक बढ़ा देता है ड्यूरिंग द मसल कंट्रैक्शन। सो ये इसका रोल है। उसके बाद आता है बॉडी वेट। अब बॉडी वेट के ऊपर क्या इसका रोल है, जो बॉडी का बार है उसका वेट है। द थायराइड हार्मोन अप टू सर्टेन लेवल इंक्रीज द रेट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस इन द बॉडी वेट, एंड बट ओवर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन जो है डिक्रीज द बॉडी वेट ड्यू टू इंक्रीज ऑक्सीडेशन ऑफ द स्टोर्ड फूड एंड इवन टिश्यू थ्रू ए सम एक्सटेंट ऑफ द बैलेंस बाय इंक्रीज एपेटाइट। यानी अगर इसका T3 का लेवल बढ़ जाए उसको कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म। उसमें जो है आप ब्रेक डाउन बढ़ जाएगी, फूड के जो सबस्ट्रेट हैं, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स है, उससे जो वेट है वो डिक्रीज़ कर जाएगा, क्योंकि वेट बॉडी का प्रोटीन के ऊपर ही डिपेंड करता है। इफ़ेक्ट ऑन द कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी, जो कार्डियोवास्कुलर है आपका हार्ट है, ब्लड की सप्लाई है, उसके ऊपर क्या अफेक्ट है, ये इंक्रीज़ करता है
कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज़ में ये कार्डियक आउटपुट, बीपी बढ़ाएगा, हार्ट रेट बढ़ाएगा, ये सारी चीज़ें इंक्रीज़ करता है। कार्डियक आउटपुट को 60% से ज़्यादा भी इंक्रीज़ करा देता है। और अगर हाइपोस्क्रीशन हो जाए, कम हो जाए, तो इसका 50% तक लो चला जाता है इन द हाइपो। हाइपर में बढ़ जाएगा, हाइपो में कम हो जाएगा। और इससे हाइपो कंडीशन आने से वैसोडाइलेशन हो जाती है ब्लड वेसल्स की, उससे न्यूट्रिएंट डिमांड बढ़ जाती है, उससे ब्लड फ्लो वहाँ बढ़ जाएगा, उससे हीट एलिमिनेट होएगी। इन एडिशन थायराइड हार्मोन स्लाइटली इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम एंड प्लस पल्स प्रेशर, ये भी बढ़ा देता है। इफ़ेक्ट ऑन द डाइजेस्टिव सिस्टम, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको क्या अफेक्ट करता है? एपेटाइट बढ़ाएगा, भूख को बढ़ाएगा, डाइजेस्टिव यूज जो है उसकी जो सक्रीशन है उसको इंक्रीज़ कर देता है। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इंक्रीज़ करता है नर्व इम्पल्स, नर्व की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, ब्रेन की ग्रोथ बढ़ाता है। हाइपरस्क्रीशन से काफ़ी साइकोन्यूरेटिक प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे नर्वसनेस, एंजाइटी, पैराओनिया, ये प्रॉब्लम्स है जब आपका थायराइड का लेवल बढ़ जाएगा, जब हाइपर हो जाएगा। जब हाइपो हो जाएगा तो फिर क्या ब्रेन के ऊपर इफेक्ट होता है, इससे स्लजिशनेस आ जाती है, स्लजिश हो जाएगा बंदा, थोड़ा ढीला हो जाएगा, एक्टिव नहीं करेगा, ब्रेन काम नहीं करेगा। इफ़ेक्ट ऑन स्लीप, नींद को कंट्रोल करता है क्योंकि BMR कंट्रोल कर रहा है। अगर आपका हाइपरस्क्रीशन हो जाए, थायराइड का लेवल नॉर्मल से बढ़ जाए, तो स्लीपलेसनेस हो जाती है, नॉट एबल टू स्लीप। और हाइपोस्क्रीशन में काफ़ी नींद आती है, उसको कहते हैं सोमनोलेंस, सोमनोलेंस कंडीशन है स्लीप की, जिसमें बंदा 16 घंटे तक सो सकता है एक दिन में। अगर अब लेवल बढ़ जाएगा तो नींद नहीं आएगी, कम हो जाएगा तो नींद बढ़ जाएगी। इफ़ेक्ट ऑन टेम्परेचर, बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको बढ़ाता है, और ये आपके जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं उसके ऊपर इफ़ेक्ट करता है, और उससे सेल रेस्पिरेशन बढ़ जाती है, हीट प्रोडक्शन बढ़ जाती है। बाकी है इफ़ेक्ट ऑन अदर एंडोक्राइन ग्लैंड, इफ़ेक्ट ऑन अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। बाकी की जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उसको भी ये अफेक्टेड कंडीशन में रखता है। इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ाएगा बाय पेनक्रियास नॉर्मल कंडीशन में, पैराथार्मोन की एक्सक्रीशन बढ़ाएगा, ग्लूकोकोर्टिकॉइड की कंडीशन बढ़ाएगा जब ये लेवल बढ़ेगा। जब कम हो जाएगा तो इसकी कंडीशन कम कर देगा। इफ़ेक्ट ऑन गोनाड, जो गोनाड्स हैं, टेस्टिस, ओवरी है, उसको अफेक्ट करता है, नॉर्मल ग्रोथ करा देता है। हाइपरस्क्रीशन जब हो जाएगी तो उसमें मिनोर्गी आ जाता है, काफ़ी ब्लीडिंग होती है, फीमेल में कंडीशन आ जाती है मिनोर्गिया, काफ़ी ब्लड लॉस हो जाता है जिसको पीरियड आते हैं, एंड पॉलीमोनिया कहते हैं, पॉलीमिनोरिया, एक से ज़्यादा बार पीरियड आ जाएंगे मंथ में। अगर ये हाइपर कंडीशन में आ रहा है जब T3 का लेवल बढ़ जाता है, जब थायराइड कम हो जाता है, जब लो हो तो उसमें एमेनोरिया आ जाता है, पीरियड बंद हो जाते हैं, ये कंडीशंस है इसमें। इफ़ेक्ट ऑन किडनी, किडनी की जो एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करता है, नेफ्रॉन की वर्किंग को। जब थायराइड की फंक्शनिंग कम हो जाए तो इससे किडनी की आउटपुट जो है अफेक्ट हो जाती है। थायराइड हार्मोन जो इंक्रीज़ करता है रेट एंड डेप्थ ऑफ द रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है, मसल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। हाइपरस्क्रीशन अगर आ जाए तो उससे
जो रिगर मोर्टिस है, आफ्टर डेथ जो मसल की कंडीशन होती है रिगर मोर्टिस, वो इंक्रीज़ हो जाता है। एंड आल्सो प्रमोट द गलैक्टोपियोसिस, मिल्क फॉर्मेशन इन मेमरी ग्लैंड। गलैक्टोपियोसिस फीमेल्स में मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा देता है। और मेटामॉर्फोसिस के ऊपर रोल है। फिश या फ्रॉग को अडल्ट में बढ़ाने में हेल्प करता है थायरॉक्सिन हार्मोन, इसलिए आपने पढ़ा होगा जो मेटामॉर्फोसिस है उसमें आयोडीन का काफ़ी रोल है। अगर इसका लेवल बढ़ा दें तो जल्दी मेटामॉर्फोसिस हो जाती है, उसको कहते हैं प्री मैच्योर मेटामॉर्फोसिस इन द टाइनी फ्रॉग। अब इसकी रेगुलेशन कैसे होती है? जो थायराइड हार्मोन है उसका लेवल कंट्रोल किस वजह से होता है? नेक्स्ट इज़ द रेगुलेशन। रेगुलेशन करवाने से इसमें एक हार्मोन आता है regulated by glycoproteinaceous hormone, that is a thyrotropin. थायरोट्रोपिन है TSH है, थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ऑफ इंटीरियर पिट्यूटरी, जो कि रेगुलेटेड होता है थायरॉयड स्टिमुलेटिंग रिलीजर हार्मोन बाय रिलीजर हार्मोन या रिलीजर फैक्टर बाय द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आपको पता है पिट्यूटरी से कनेक्टेड होता है। हाइपोथैलेमस का जो ये हार्मोन है ये इफेक्टेड होगा, फिर जाके पिट्यूटरी में TSH की सिक्रीशन कम या ज़्यादा होगी, फिर जाके ये थायराइड फॉलिकल को एक्टिव करेगा। जब हाइपोथायराइडिज्म आ जाए, जब यानी लेवल कम हो गया थायरॉक्सिन का, यानी हाइपो कंडीशन है, हाइपोथायराइडिज्म है जब, तो डिक्रीज़ हो जाता है TSH स्टिमुलेशन, थायरॉयड स्टिमुलेशन हार्मोन का लेवल कम है उसमें, और हाइपो एक्टिविटी हो जाती है थायराइड की, हाइपो एक्टिविटी हो जाएगी ऑफ थायराइड, क्योंकि ये फॉलिकल सेल को एक्टिव नहीं कर पाएगा। थायरोइडाइटिस कॉजिंग द प्रोग्रेसिव डिटोरिएशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। एक थायरोइडाइटिस होती है, स्वेलिंग हो जाती है थायराइड की, उससे इसका जो फंक्शन है डिक्रीज़ हो जाता है। ये भी एक बीमारी है। एंड इट लीड टू द फॉलोइंग अबनॉर्मेलिटी। जब थायराइड में कोई प्रॉब्लम आ रही है उससे कई नॉर्मेलिटी आती हैं। पहले एक प्रॉब्लम है इसमें क्रिटिनिज़म। ये बीमारियां हैं अब हम करने जा रहे हैं, जो कि थायराइड के बढ़ने से या कम होने से हो जाती हैं, उसको हम अभी करने जा रहे हैं। फर्स्ट इसमें जो बीमारी है डेट इज़ अ क्रिटिनिज़म, बच्चों में होती है ये, इन्फेंट में। क्रिटिन जो है करेक्टराइज बाय डिक्रीज़ BMR। इसमें जो BMR कम होगा 50% तक चला जाता है लो। एंड स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है, कम हो जाएगी ग्रोथ। स्टबी फिंगर हो जाएंगी, मोटी उंगलियां होगी, छोटी होंगी। एंड स्पीकिंग, स्टबी फिंगर एंड डिफॉर्म्ड बोन एंड टीथ। दांत अच्छे नहीं आएंगे, बोन जो है डिफॉर्म्ड हो जाएंगी। और कैरेक्टर वाइज 3 मंथ तक दांत जो है ठीक नहीं आएंगे। डेंटिशन जो है 6-7 मंथ तक लेट हो जाएगी। एंड वॉकिंग एंड स्पीकिंग में बच्चा सही से चल नहीं पाएगा, और स्पीकिंग की जो कंडीशंस है वो लेट हो जाएगी। 12 से 18 मंथ तक वो ना बोल पाएगा ना चल पाएगा। रिटार्ड हो जाती है मेंटल हेल्थ, दिमाग काम नहीं करेगा। IQ लेवल कम होगा, बहुत ही लो होगा इन बच्चों का। इडियोटिक लुक लगती है, इडियट की तरह उसका फेस हो जाएगा, इडियोटिक लुक कहते हैं उसको। और ड्रिबलिंग सलाइवा, मुंह से पानी निकलता रहेगा। पॉवर्टी डिले हो जाएगी, डिले पॉवर्टी। और इम्पोटेंसी भी आ जाती है इसमें। और सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर जो हैं कम होंगे, मेल फीमेल का जो बाहर से रिकोजिनेशन होती है वो हो नहीं पाएगी। सेक्सुअल करैक्टर जो हैं वो अफेक्ट होंगे, डिक्रीज़ हो जाएंगे। और बॉडी टेम्परेचर लो होगा,
हार्ट रेट लो होगा, ब्लड प्रेशर लो होगा, कार्डियक आउटपुट लो होगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, फेस ड्राई होगा, रिंकल्ड हो जाएगा और पिजन चेस्ट हो जाएगी, कबूतर की तरह चेस्ट हो जाएगी। क्रिटिनिज्म में भी कोजेनिटल, ये जेनेटिक भी हो सकते हैं एंड एंडेमिक भी हो सकते हैं, यानी थायराइड के ऊपर जेनेटिक इफेक्ट भी हो जाता है और क्रिटिनिमी हो जाते हैं एब्सेंस ऑफ डाइट में। जब इसको एंडेमिक क्रिटिनिज्म एक बीमारी है, इसका टाइप है जो आयोडीन डेफिशिएंसी से होती है। जो फीमेल प्रेग्नेंट है तो वो आयोडीन रिच फूड नहीं खा रही तो ये प्रॉब्लम आएगी, तो इसके लिए आयोडीन थेरेपी देनी होती है, आयोडीन के इंजेक्शन लगते हैं, तो इससे जो ठीक हो जाता है। उसके बाद सेकंड जो बीमारी है इसमें मिक्सोडीमा, ये भी सेम प्रॉब्लम है बट ये अडल्ट्स में होती है। फीचर सारे सेम आएंगे, इसमें भी बेसल मेटाबॉलिज्म रेट कम होगा, स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी, बोन अफेक्टेड होंगी, आईक्यू लेवल कम होगा, इम्पोटेंसी आ जाएगी, सेक्सुअल कैरेक्टर के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। ये सारे फीचर्स इसमें आ जाएंगे। BMR 30 से 40% हो जाता है, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, कार्डियक आउटपुट कम हो जाती है इससे, फेस एंड हैम जो है स्वोलन हो जाते हैं, एल्बुमिनस जो सेमी फ्लूइड जो है कंडीशन इकट्ठी हो जाती है, इसमें सेमी फ्लूइड जो है एल्ब्यूमिन का वो इकट्ठा हो जाता है, अकमुलेट हो जाता है। अंडर द स्किन हैंड के, इसको कहते हैं मिक्सोमोडियस टिश्यू। फीमेल जो हैं सफ़र करती हैं एमेनोरिया, फीमेल को पीरियड नहीं आएंगे, एमेनोरिया आ जाएगा इस कंडीशन में, एंड इम्पोटेंसी हो जाएगी। तो दिस इज़ द क्रिटिनिज्म एंड मिक्सोडेमा। दोनों ही ये कंडीशन हाइपोथायरॉयडिज्म के अंडर आती है। हाइपोथायरॉयडिज्म बीमारियां हैं थायराइड कम होने की, मिक्सोडेमा एंड क्रिटिनिज्म। उसके बाद थर्ड बीमारी है एंडेमिक गोइटर, एंडेमिक या सिंपल गोइटर, जिसको हम गेंगा कहते हैं। ये आयोडीन जो डाइट में कमी आ जाती है उससे हो जाता है ये। तो कैरेक्टराइज बाय इनलार्जमेंट और थायराइड ग्लैंड, थायराइड जो है इनलार्ज हो जाती है, इनलार्ज थायराइड स्वेल हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी इसमें, एंड 15% से ज़्यादा भी इसका साइज़ बढ़ जाता है ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ साइज ऑफ एशनल सेल ड्यू टू द ओवर स्टिमुलेशन ऑफ द थायराइड स्टिमुलेशन हार्मोन बाय पिट्यूटरी। इसमें TSH का लेवल बढ़ जाता है पिट्यूटरी से, तो फॉलिकल्स एक्टिव हो जाते हैं, तो ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है उन सेल की, बट इसमें थायराइड नहीं है इसलिए हार्मोन नहीं बन पाएगा। तो थायराइड ग्लैंड काफ़ी फूल जाएगा, ग्रोथ होगी उसकी TSH के इफेक्ट से, बट जो थायराइड नहीं बनेगा क्योंकि इसमें क्या है आपके डाइट में आयोडीन नहीं है। ये हिली एरिया में ज़्यादा कंडीशंस आती है क्योंकि वहाँ डाइट नहीं होती, आयोडीन नहीं होता। टू प्रिवेंट द गाइटर फिर टेबल साल्ट जो है देना ज़रूरी है आयोडीनेटेड, और इट इज़ नॉन जेनेटिक, स्पोरेडिक है, ये हो जाती है बीमारी बट ये जेनेटिक्स नहीं है। उसके बाद है हाशीमोटो, हाशीमोटो ये मैंने करवाई थी, हाशीमोटो डिजीज़, ये ऑटो इम्यूनिटी है, ऑटो इम्यून, उससे देख लीजिए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इसमें थायराइड के अगेंस्ट एंटीबॉडी बॉडी में बन जाती है और थायराइड ग्लैंड जो है ख़त्म हो जाती है। ये जेनेटिक फैक्ट है, इसको कहते हैं सुसाइड ऑफ द थायराइड, सुसाइड हो जाता है अब थायराइड, थायराइड खुद को ही खाना शुरू कर देता है, बॉडी की थायराइड अपने आप ख़त्म हो जाती है ग्लैंड। ये कंडीशन सारी है हाइपोथायरॉयडिज्म की। उसके बाद आता है हाइपर। जब हाइपर थायरॉयडिज्म आ जाएगा तो क्या कंडीशंस आएगी, इसमें सारे ही लेवल बढ़ जाएंगे बॉडी के, जो नॉर्मल हाइपो में कम हो रहे थे वो बढ़ जाएंगे,
नॉर्मल कंडीशन में जो BMR है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है, हार्ट का एफिशिएंसी है, रेस्पिरेशन सिस्टम है, किडनी की एक्टिविटी है, ये सारी ही बढ़ जाएंगी। जब हाइपो होगा सारी कम हो जाएंगी। सो इसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं, जैसे एक्सोप्थेल्मिक गोइटर है, ये हाइपर थायरॉइडिज्म से होता है। इसको ग्रेव डिजीज़ भी कहते हैं। और थायरोटॉक्सियोसिस, इसमें सिम्टम्स जो है, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड काफ़ी बढ़ जाएगा, 2 से 3 टाइम इनलार्ज हो जाएगी। BMR जो है वो बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा। हार्ट रेट बढ़ जाएगा, इसको कहते हैं ट्रैकीकार्डिया। पल्स रेट, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ हो गई, पल्स रेट जो है, कार्डियक आउटपुट दोनों बढ़ जाएंगी। एंड टेम्परेचर, बॉडी वेट बढ़ जाएगा। रैपिड ऑक्सीडेशन ऑफ फैट हो जाएगी, कुछ भी बॉडी में नहीं बचेगा। और इसको कहेंगे इमेसिएशन, इग्निशन आएगी। थिनिंग हो जाएगी बॉडी की, बॉडी काफ़ी पतली हो जाएगी, थिनिंग बॉडी, हड्डियाँ नजर आनी शुरू हो जाएंगी। ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, इसके हड्डियाँ बुर जाएंगी। बोन ब्रिटल हो जाएंगे, इससे बोन का डिसऑर्डर है। और पेकुलर सिम्टम्स इज़ बल्जिंग आई वॉल, इसमें जो आई वॉल्स है वो बाहर आ जाती हैं, जैसे बंदा डर रहा है बाहर आई वॉल आ जाएगी, इसको एक्सोप्थेल्मिया का नाम देते हैं। एंड विद स्टार्टिंग लुक एंड लेस ब्लिंकिंग, बंदे की आंखें निकली रह जाएंगी, भी ब्लिंकिंग नहीं कर पाएगा, ब्लिंकिंग जो है कम हो जाएगी इससे। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्यूटोरियल समझ आ गया होगा। बाकी थोड़ा हम डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। फर्स्ट हम जो यहाँ कर रहे थे क्रेटिनिज़म के बारे में, तो ये फैक्ट्स हैं नॉर्मल एंड क्रेटिन चाइल्ड। ये नॉर्मल बच्चा है, 2 साल की ग्रोथ है। ये हाइपोथायराइड है 8 साल का। 2 साल के बच्चे की ग्रोथ 8 साल के बराबर हो जाएगी ये उस कंडीशन में। यानी अगर क्रेटिनिज़म है वो 8 साल में इतना ग्रो नहीं कर पाएगा जितना 2 साल में कर जाता है। ये मिक्सोडेमा जो अडल्ट में जो होगी है कंडीशन थायराइड की, ये मिक्सोडेमा बच्चों में, क्रेटिनिज़म बच्चों में है। छाती बच्चे की बाहर निकल रही है कबूतर की तरह, यहाँ बल्जिंग हो रही है छाती की। एंड ये आपकी कंडीशंस हैं। फीमेल विद द एंडेमिक गोइटर, ये फीमेल को हिली एरिया में जो रहती हैं आयोडीन की कमी से गोइटर हो गया। ये एक्सोप्थेल्मिया ग्रेव डिजीज़ है, आंखें बाहर आ रही हैं, गोइटर भी आ रहा है। डिफरेंस बिटवीन एक्सोप्थेल्मिक गोइटर एंड आयोडो डेफिशिएंसी, इसके क्या क्या फीचर्स हैं जो देख लीजिए। साइज़ ऑफ द पिट्यूटरी थायराइड ग्लैंड, कॉज, BMR, अदर सिम्टम फैक्टर, 2 से 3 जगह बढ़ जाएगा, से 15 गुना बढ़ जाएगा। इसके हाइपोस्क्रीशन से है, जे हाइपो से है, हाइपर से BMR इंक्रीज़, इससे डिक्रीज़ हो जाएगा। बाकी फीचर्स यहाँ पढ़ लीजिए। और लास्ट में एक हार्मोन आ जाता है थायरोकैल्सिटोनिन, जो कि पैरा फॉलिकल सेल देते हैं। और ये लॉन्ग पेप्टाइड है, 32 अमीनो एसिड का है, पैरा फॉलिकल सेल्स देते हैं। हैरलोड कॉर्पनेस को सिंध दिखा था। और प्लाज्मा लेवल का जब कैल्शियम बढ़ जाता है तब इसका लेवल बढ़ता है, जब 8.4 से 9.4 तक बढ़ जाए। फीडबैक मैकेनिज़्म है। और ये हाइपोकैल्सीमिक फैक्टर है, ये कैल्शियम को ब्लड में कम करके रखता है। एंड कैल्सिटोनिन जो है कैल्शियम की डेपोजिशन जो बोन में बढ़ाता है, ऑस्टियोपोरोसिस रोकता है। डिक्रीज रीअब्जॉर्प्शन कैल्शियम फ्रॉम द नेफ्रेटिक फिल्टर, inhibit the activity of the osteoclast and decrease the permeability of osteolytic membrane, so it prevent the hypercalcemia and it is antagonistic to पैराथार्मोन। जो पैराथार्मोन आगे पैराथायराइड ग्लैंड हम करेंगे उसके अगेंस्ट काम करता है। पैराथायराइड क्या करती है, ब्लड में कैल्शियम रखती है, ये ब्लड से कैल्शियम ले लेता है। सो स्टूडेंट्स, कैसा ट्यूटोरियल लगा मुझे काइंडली कमेंट करके बताइएगा। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू द थायराइड ग्लैंड इन डिटेल एंड इट इज़ वेरी वेरी यूज़फुल ग्लैंड, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है ये।
और पेपर में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, CSIR नेट के लेवल के क्वेश्चंस भी इससे राइज़ हो जाते हैं। और बहुत ही ज़रूरी ग्लैंड था, जैसे एड्रिनल ग्लैंड है वैसे ही इसका ये रोल है, इसलिए आज ये कवर किया है। और कैसा वीडियो लगा काइंडली कमेंट करके बताइएगा। और बाकी के जो वंडरफुल्स वीडियो हैं उसके लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।